द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक एक्शन के पीछे या जो भी एक्शन होता है उसका हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है ना? तो एक्शन क्या होगा? It is nothing but force, that is there is a force in accordance with other forces which are equal and opposite in direction। तो एक्शन बेसिकली क्या है? अगर हम फोर्स की टर्म्स में देखें तो एक फोर्स ही है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और जो डायरेक्शन जो है वो एकदम अपोजिट होती है। ठीक है ना? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों ही जो है अलग अलग बॉडीज पे एक्ट होंगे। जैसे ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। इसको देखो कैसे रीड करोगे आप? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, यानी कि ए के ऊपर जो फोर्स आ रहा है बी की वजह से, ठीक है ना? तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बी की वजह से वो कैसे लिखा जाएगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और ऐसे बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ए की वजह से वो कैसे लिखा जाएगा? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और क्योंकि ये दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको कैसे आप शो करोगे? नेगेटिव साइन से। तो किसी एक के साथ आप नेगेटिव साइन लगा दो। तो नेगेटिव साइन यहां क्या शो कर रहा है? कि इसकी जो है डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है ये दो अलग अलग बॉडीज पे होगा, सेम बॉडी पे कभी नहीं होता। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज अकर एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये एक्शन और रिएक्शन हमेशा उसी एक ही टाइम पे होता है। ये यानी कि जिस वक्त एक्शन होगा उसी दौरान रिएक्शन होगा। ऐसे नहीं है कि एक्शन आज हो गया और रिएक्शन कुछ टाइम के बाद हो रहा है या अगले दिन उसका रिएक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्शन और रिएक्शन जो है साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे होते हैं। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन, कोई कॉज इफेक्ट रिलेशन नहीं है। देखो कॉज इफेक्ट बेसिकली होता है क्या है कि हम ये चीज एनालाइज करें कि पहले कौन सा हुआ और फिर कौन सा हुआ। हम कहते हैं ना कि पहले ए ने बी को थप्पड़ मारा तब बी ने ए को थप्पड़ मारा। ठीक है ना? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, कोज एंड इफेक्ट वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें। हम ये नहीं कह सकते कि पहले कौन सा एक्शन हुआ। ठीक है ना? यहां पे एक्शन ए भी हो सकता है और एक्शन बी भी हो सकता है। दैट इज एनी फोर्स आइदर F1 और F2 कैन बी एक्शन फोर्स और वाइस वर्सा। मतलब किसी भी एक फोर्स को हम एक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना? जैसे ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया तो क्या है? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और बी ने ए के ऊपर कितना फोर्स लगाया तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो अब इसमें एक्शन कौन सा होगा? तो इसमें कोई भी एक एक्शन होगा और कोई दूसरा रिएक्शन होगा। हम ये नहीं बता सकते कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? हम ये चीज नहीं बता सकते। तो देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन। It is not necessary that action and reaction forces produce acceleration of same magnitude। अब हम ये तो कह रहे हैं कि दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सेलरेशन भी सेम हो, क्योंकि फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन भी सेम हो। क्यों? क्योंकि यहां जो मास है वो मास किसका है? मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट। और यहां ये वाला मास किसका है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो जरूरी नहीं है कि दोनों का मास सेम हो, मास अलग अलग होगा। ठीक है ना? और उस हिसाब से जो एक्सेलरेशन होगी वो भी डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सिंस बोथ द फोर्सेस एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच मे हैव डिफरेंट मासेस। दोनों ऑब्जेक्ट्स के डिफरेंट मासेस हो सकते हैं। ठीक है ना? तो सिर्फ हम क्या बोल रहे हैं यहां पे कि फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी दोनों तरफ। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों के मास सेम हो या दोनों के एक्सेलरेशन सेम हो। ठीक है ना?